वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं पिछले वर्षों में पूछे गए टॉप 20 जीके। पूरे एनालिसिस के साथ सीखने वाले हैं, मतलब हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमें याद क्या रखना है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमें याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ए.ओ. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को याद रखना है। अच्छा, जॉर्ज यूले से हमें क्या याद रखना है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है जॉर्ज यूले। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी की बात आई है तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का बड़ा बूढ़ा आदमी। ठीक है, बूढ़ा आदमी। इन्हें इन दादा भाई नौरोजी को इस नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और क्या याद रखना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो एनी बेसेंट का नाम आता है। पूरे वर्ल्ड में किसका नाम आता है दोस्तों? तो एनी बेसेंट का नाम याद आता है। ठीक है। दूसरा, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष बोलें तो भारतीय महिला अपनी इंडियन कौन होगी? तो इंडियन में याद रखना है सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। अच्छा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, यूपी से थी, सरोजनी नायडू। इतने पॉइंट्स आपको हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब को याद रखना है। बदरुद्दीन तैयब को याद रखना है। बदरुद्दीन तैयब। इतने पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। हर एक पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लैग्रेंट फाउल। कौन सा दोस्तों वर्ड है? क्वेश्चन है फ्लैग्रेंट फाउल। ये वर्ड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है स्कूबा डाइविंग, बास्केटबॉल, तलवारबाजी और शतरंज। तो याद रखना है जो फ्लैग्रेंट फाउल वर्ड है ये बास्केटबॉल के लिए यूज़ होता है। अब बास्केटबॉल से हमें क्या याद रखना है? बास्केटबॉल में पहली चीज़, इसके परिसर को क्या कहा जाता है? जहाँ पर इसे खेलते हैं उसे कहते हैं कोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोर्ट। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना है बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर याद रखना है। ठीक है, बास्केटबॉल की बात आई है तो क्यों ना हम वॉलीबॉल जान लेते हैं। तो वॉलीबॉल में याद रखना है 6 खिलाड़ी होते हैं। अगली बात, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अब इसके बाद बात आई है शतरंज की। शतरंज के बारे में भी जान लेते हैं। शतरंज के फेमस नाम याद आ रहा होगा आपको। शतरंज के विश्व चैंपियन रह चुके हैं अपने इंडियन के, 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। कितनी बार दोस्तों? 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। कौन? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद का नाम याद रखना है। विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के लिए सबसे फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनका नाम क्यों याद रखना है? एक बात और याद रखनी है, जो विश्वनाथन आनंद है, ये विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखना है विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, विश्वनाथन आनंद थे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्या? ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम, क्या है? जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन थे? नंदी तियाना, तेनालीराम, कृष्णदेव राय या अलसाहिनी पेडना? तो जाम्बवती कल्याणम की जब भी बात आएगी तो इसके लिए हमें याद रखना है कृष्णदेव राय को। किसको? कृष्णदेव राय को। ये कौन थे? ये विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। विजयनगर से रिलेटेड हैं ये। कौन? जो कृष्णदेव राय हैं ये विजयनगर से रिलेटेड हैं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर एंड बुक्का, याद रखना है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। पूछा जाए विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय को याद रखना है। और एक और पॉइंट याद रखना है, कृष्णदेव राय के दरबार में, इन्हीं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में या किसके दरबार में हुआ करते थे, तो हमारा जवाब होगा कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे अष्टदिग्गज। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इनको तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या याद रखना है? तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या हमने जाना इस क्वेश्चन में कि जाम्बवती कल्याणम जो था पुस्तक, इसके संस्थापक कौन थे? जाम्बवती कल्याणम, इसके लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय को याद रखना है, कृष्णदेव राय। फिर कृष्णदेव राय कौन थे? तो ये विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। विजयनगर किसने बसाया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बसाया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ठीक है, और इनके शासनकाल को और क्या कहा जाता था? तो इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? पहला, ये तो सरल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जानते होंगे। दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अच्छा, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न होते थे? तो 9 रत्न किसके दरबार में होते थे? याद रखना है 9 रत्न जो है अकबर के दरबार में हुआ करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, ये याद रखना है। फिर अकबर, ये जो दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, ये कौन से सन में चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अच्छा, बाबर कौन था? ये बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक था, याद रखना है। बाबर कौन था? ये मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और पिछले स्लाइड में हमने जाना कि अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भारत के? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रखना है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आई है तो याद रखना जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। कौन? सुशील चंद्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम होंगे बिल्कुल ही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो वर्तमान में सुशील चंद्रा जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनके कार्यकाल के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है।
6 वर्ष का, या अगर 65 वर्ष 6 वर्ष से पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 65 वर्ष अगर पूरा हो गया कार्यकाल, तो तब भी इनकी ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। एक अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसको रिटायर्ड मतलब इसको हटाया भी जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ये नहीं है कि एक बार बन गया तो हमेशा बना रहेगा, इसको बीच पद से भी हटाया जा सकता है अगर कोई गलत काम करता है। तो इसको हटाता कौन है, इसको पदच्युत कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसको चुनते भी हैं, इनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति इनको पद से हटा भी सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति इनको हटाएंगे तो इसके लिए इनको संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाना होगा। महाभियोग का प्रस्ताव, राष्ट्रपति इनको अगर हटाते भी हैं तो राष्ट्रपति इनको महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। किसके द्वारा दोस्तों, महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हटा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। तो जब भी निर्धनता की बात आएगी तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था दोस्तों, तो इसके लिए गठन किया गया था तेंदुलकर समिति का। ये कब गठित की गया था, ये 2004-05 में गठित किया गया था। इसकी गठन कब किया गया था, 2004-05 में। किस लिए, गरीबी रेखाओं का आकलन करने के लिए, गरीबी रेखाओं का निर्धारण करने के लिए कि गरीबी रेखाएं कितनी चल रही है, ठीक है। इसके बारे में निर्धारण करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट समिति के बारे में बताता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट समिति याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। सुना ही होगा आपने, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति क्यों बता रहा हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये। बलवंत राय मेहता समिति इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है, तो याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति को भूलना नहीं है। ये त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताता है, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में हमें जानकारी देता है, पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं, आपका होमवर्क है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज कब और कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। 23 गुणसूत्र, 100 गुणसूत्र, 46 जोड़ी गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो याद रखिएगा, गुणसूत्र होते क्या हैं पहले ये जानना जरूरी है। गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, ये एक तंतु रूपी पिंड होते हैं, तंतु रूपी पिंड होते हैं, तंतु के समान होते हैं, पतले पतले धागे के समान होते हैं गुणसूत्र। ये होते क्यों हैं, इनसे क्या होता है, ये वनस्पतियों और कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने भी प्राणी होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनकी कोशिकाओं में तंतु के समान पाए जाते हैं गुणसूत्र। ये क्या करते हैं, गुणसूत्र जो है ये आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। जो जेनेटिक्स होता है ना, एक जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, माता पिता के लक्षण बच्चे के अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक गुण, उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का निर्धारण करने के लिए ही गुणसूत्र निर्धारित करते हैं। जेनेटिक्स को कौन निर्धारित करता है, तो ये गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं। इनको क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। ये मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब कहा जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या में पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव कोशिकाओं में, ठीक है। गुणसूत्र क्या करते हैं, ये आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं। तो याद रखना है, पहला है बांगर मैदान। ये होता क्या है, बांगर मैदान जो है पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। कौन सी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र होता है बांगर मैदान, ठीक है। पहली पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा चीज़, जो मरुस्थली मिट्टी है और बांगर मैदान है ये राजस्थान के एरिया में पाया जाता है।
कौन से एरिया में पाया जाता है दोस्तों? राजस्थानी एरिया में पाया जाता है, जहाँ वर्षा का पानी नहीं पहुँच पाता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। ठीक है, अब इसका निर्माण जो है टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है। ठीक है, ये मरुस्थली और बांगर मैदान है, इसका निर्माण किससे हुआ है? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड थे। टेथिस सागर एंड गोंडवाना लैंड, क्या याद रखना है? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड से हुआ है। ठीक है, अब टेथिस सागर से इंपॉर्टेंट बात और याद क्या रखनी है, मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। टेथिस सागर से याद रखना है कि जो थार मरुस्थल है, राजस्थान में क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल, इसका निर्माण जो है टेथिस सागर के निक्षेप से ही हुआ है। ठीक है, थार मरुस्थल। और गोंडवाना लैंड से हमें क्या याद रखना है कि जो राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पाई जाती है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अरावली जो है राजस्थान में पाया जाता है, ये एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये जो पर्वतमाला है इसका निर्माण जो है गोंडवाना लैंड से हुआ है। किसका? अरावली का निर्माण जो है गोंडवाना लैंड से हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला है, कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सभी यूरोपीय भाषाएं हैं, जितनी भी भारतीय भाषाएं या यूरोपीय भाषाएं हैं, इन सब की जननी माना जाता है हमारे संस्कृत भाषा को। किसको? संस्कृत की भाषा को, जो वेदों की भाषा है संस्कृत, इसी को सभी की जननी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का इसने भ्रमण किया था। ऑप्शन सही होगा डी, फर्डिनेंड मैगलन। ये कहाँ का था? याद रखना है, मैगलन जो है ये जहाज़ द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, पहली बात। दूसरी चीज़, ये पुर्तगाली था। इसने क्या किया था? जहाज़ के द्वारा अपने दोस्तों के साथ पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहा था। हुआ क्या दोस्तों इसके साथ, जब ये जहाज़ द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहा था, तो जहाज़ द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहा था कौन? ये मैगलन। ठीक है, तो हुआ क्या, जब इसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था जहाज़ से, तो इसी दौरान जो फिलीपींस के आदिवासी थे, इनको फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसकी हत्या किसने किया था? फिलीपींस के आदिवासियों ने इसकी हत्या कर दी थी। ये पूरी दुनिया को जहाज़ द्वारा भ्रमण कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, फिलीपींस पहुंचा तो आदिवासियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। याद क्या रखना है? जहाज़ द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किसने किया? फर्डिनेंड मैगलन ने किया। अगला क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम या ट्राइटियम भी इसको बोलते हैं कई बार, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? हाइड्रोजन परमाणु के, याद रखना, ये सारे समस्थानिक हैं। समस्थानिक को क्या बोला जाता है दोस्तों? समस्थानिक, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, और समस्थानिक को ही अंग्रेजी से अपन बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या याद रखना है? आइसोटोप्स बोला जाता है। समस्थानिक कहते किसे हैं? ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु भार अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या समान हो, उनको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक परमाणु में होता क्या है कि प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन तो समान होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं इनमें प्रोटॉन जो है, P फॉर प्रोटॉन, धनावेश को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जो N फॉर न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ये याद रखना है, साइंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखिएगा हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 1 1। ठीक है, तीनों में 1 होगी। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जो इसका न्यूट्रॉन संख्या होता है, इसका 1 है, इसका देखिए 2 है, इसका 3 है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम,
इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, याद रखना है। तो ये हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक हैं, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो याद रखना है, ठंड की बात आई है तो लद्दाख के पास जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लद्दाख। ठंडे क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये काराकोरम पर्वत जो पाया जाता है, लद्दाख के इधर ही पाया जाता है। काराकोरम पर्वत, हिमालय वाले रीजन में काराकोरम पर्वत पाया जाता है। काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत, काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में लद्दाख वाले रीजन पे क्या पाया जाता है? ठंडे रेगिस्तान यहाँ कहीं पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं ठंडे रेगिस्तान। ठीक है, इतना याद रखना है। और होता क्या है दोस्तों, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। ज़्यादातर यहाँ तापमान कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा एरिया है। और नदियाँ क्या होती है, दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय जो नदियाँ होती हैं यहाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, बर्फ़ से कवर्ड रहती हैं नदियाँ। ठीक है, याद रखना है। अगला पॉइंट, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। अनुदान की बात आई है दोस्तों, मतदान की बात आई है और अनुदानों की मांग के लिए, इसको इंग्लिश से बोलेंगे वोटिंग इज डन फॉर द डिमांड। मतलब जब वोटिंग का डिमांड हो तब मतदान करना, वोटिंग का डिमांड हो, डिमांड की बात आई है, डिमांड, डिमांड की बात आई है कि वोटिंग की डिमांड हो तो डिमांड के लिए, अनुदानों की मांग के लिए मतदान, जो वोटिंग जो है डिमांड पर किया जाए, ये वोटिंग जो है डिमांड पर केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जो है वोटिंग डिमांड पर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इसके बारे में अनुच्छेद भी है हमारे संविधान में। लोकसभा की अगर बात आई है तो लोकसभा की बात है तो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? लोकसभा। लोकसभा जो है ये निम्न सदन कहलाता है, जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है, आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 80 में आता है। अच्छा, अनुदानों की मांग के लिए लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है, ये इसके बारे में चर्चा कहाँ पे की गई है कि अनुदानों के लिए, अनुदानों के लिए, किसके लिए? अनुदानों के लिए, अनुदानों के लिए मतदान, वोटिंग फॉर डिमांड, ये लोकसभा द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में जिक्र है हमारे संविधान के अनुच्छेद 113 में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पास का ही है, इसी के पास है आर्टिकल 110, ये धन विधेयक से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। पुलिस, कृषि और सिंचाई, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो याद रखना है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती है। पहला होता है संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा होता है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची तीसरा होता है। अच्छा, संघ सूची क्या होता है? संघ सूची जिसमें कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार जिस पर कानून बनाती है वो राज्य सूची होता है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों पर अधिकार, दोनों का अधिकार होता है, वो समवर्ती सूची है। ठीक है, अब देखिए जो पुलिस है, पुलिस वगैरह, कृषि और सिंचाई, ये सारी चीज़ें राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, राज्य सूची में आता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, याद रखना है। समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ें आती है वो बता रहा हूँ। कौन सी सूची? समवर्ती सूची, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी जोड़े गए हैं समवर्ती सूची में कुछ नई नई चीज़ें। समवर्ती सूची में क्या याद रखना है, अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछेंगे कि जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में पूछ लिया जाए तो जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? वैसे तो समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय ऐड किए गए हैं, अभी वर्तमान में टोटल 47 विषय हैं, तो जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, ये भी समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, हाल फिलहाल में इसको जोड़ा गया है। शिक्षा, वन, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है, याद रखना है, सारे पॉइंट्स भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट्स एक और बता रहा हूँ, अभी हमने बताया कि जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, अब याद रखना है जनगणना। बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों,
स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो जनगणना याद रखना है, जो जनगणना होती है ना हर साल, ये जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, याद रखना है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो ये संवर्ती सूची का विषय है। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सा के जनक, आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने ले लिया। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महर्षि सुश्रुत को याद रखना है, ये शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, चाणक्य कौन है? चाणक्य जो है इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य ने अपनी पुस्तक भी लिखी थी। चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक है। ठीक है, अर्थशास्त्र। ठीक है। महर्षि चरक की बात आई है तो चरक कौन थे? चरक कौन थे? चरक की बात आई है, चरक और एक और याद रखना है, नागार्जुन को याद रखना है। चरक और नागार्जुन ये दोनों किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो चरक और नागार्जुन ये दोनों कनिष्क के शासनकाल में हुआ करते थे। कनिष्क के शासनकाल में चरक और नागार्जुन ये दोनों थे। ठीक है, महर्षि चरक और नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल थे। अच्छा, कनिष्क से याद रखना है सिल्क मार्ग किसने बनवाया था? तो सिल्क मार्ग की अगर बात आती है तो कनिष्क ने बनवाया था। ठीक है। अगला, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा, क्या क्वेश्चन है? अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला फंड कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन सा फंड यूज करता है जब आकस्मिक निधि, अच्छा आकस्मिक निधि की बात आई है, अप्रत्याशित स्थितियों की बात आई है, ये राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला, जब भी अप्रत्याशित स्थितियां बनती हैं तो राष्ट्रपति कौन सा फंड यूज करता है? तो याद रखना उसका नाम है भारत की आकस्मिक निधि। क्या यूज करता है? भारत की आकस्मिक निधि। इसके बारे में जिक्र कहाँ पे है? तो आर्टिकल 267 याद रखना है, संविधान के अंदर है आर्टिकल 267 जो भारत की आकस्मिक निधि के बारे में हमें जानकारी देता है। यह निधि जो होती है आकस्मिक निधि, यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। तीन ही चीज़ के अधीन, पहला राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए राष्ट्रपति यूज करता है। दूसरा, जो हमारी जुडिशरी सिस्टम वो कार्यपालिका है वो यूज कर सकती है। और तीसरा है सरकार के अधीन होता है। इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया? इसकी ज़रूरत क्या थी? इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद के इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। पहली चीज़, अगर आकस्मिक निधि का राष्ट्रपति यूज करता है तो उसके लिए उसको संसद से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कोष की व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति के बिना राशि निकाली जा सके। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ज़रूरत पड़े तो संसद की हमें स्वीकृति ना लेना पड़े, ज़रूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए बिना संसद की अनुमति के राशि निकाला जा सके, इसीलिए ये इसका गठन किया गया आकस्मिक निधि का। याद रखना है ये आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या याद रखना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार से संबंधित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना के बारे में पूछा है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। क्या? 1995 में, याद रखना है। अच्छा, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है WTO का। और इसका एक और पॉइंट याद रखना है कि इसके जो वर्तमान में हेड कौन है, इसके वर्तमान में हेड कौन है, WTO के हेड कौन है वर्तमान में? तो याद रखना है WTO के जो हेड हैं अभी वर्तमान में, वो याद रखना है। ठीक है, WTO के हेड कौन है बताता हूँ। WTO के हेड हैं, इनका नाम है नगोजी ओंकोजो इबेला। नगोजी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। नगोजी ओंकोजो इबेला।
हर एक पॉइंट को आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, फिर बताइएगा आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा एक भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से भी आ जाए, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अच्छा, इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखना है इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, 164वां सदस्य कौन बना है ये भी पूछा जा सकता है। तो अफगानिस्तान जो है डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य बना है। कौन? अफगानिस्तान, याद रखना है। ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। क्या क्या जानना है हमें? डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेड कौन है, तो याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसके हेड कौन है वर्तमान में? नागोजी ओंकोजो इबेला। इबेला याद रखना है, बस इबेला याद रख लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 164 सदस्य देश हैं। 164वां सदस्य कौन था? अफगानिस्तान था 164वां सदस्य देश। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, एक एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है? विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है कि विश्व में व्यापार कैसे करना है। इसके नियम कौन बनाता है? इसके नियम बनाता है हमारा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से अलग, क्या बोल रहा हूँ मैं? रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखना है रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया कब गया, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा। रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, याद रखना है 1924 में। कब? 1924 में। 1924 में किसकी सिफारिश पर, कौन सी समिति? तो याद रखना है एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। फिर अब क्या हुआ, हाल ही में अभी 2017 में फिर से रेल बजट को और आम बजट को एक साथ पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2017 में फिर से रेलवे बजट को आम बजट से जोड़ दिया गया है और रेल बजट को अब आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है, अलग अलग पेश नहीं किया जाता। कब से? 2017 से, याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, इसके कार्यालयों की स्थापना बिंदी बिंदी में किस अधिनियम के तहत की गई? जो स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है, इसके कार्यालयों की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत किया गया है, ये है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालय की स्थापना याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात आई है तो इसके लिए कितने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पूछा जाए प्रांतों में, कहाँ पे दोस्तों? प्रांतों में, प्रांत की बात कर रहा हूँ मैं, प्रांतों में या राज्यों में। ठीक है, द्वैध शासन, कौन सा शासन? द्वैध शासन की बात करें तो द्वैध शासन की जो स्थापना है, द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कार्यालयों की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1919। एक और पॉइंट, लोक सेवा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, लोक सेवा आयोग होता है, इसकी स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई थी। और क्या पॉइंट याद रखना है? महिलाओं को सत्ताधिकार दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, महिलाओं को। और क्या याद रखना है? मुसलमानों, सिखों एवं यूरोपियों के लिए, मुसलमान, सिख और जितने भी यूरोपीय थे उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ज़्यादातर रूल वगैरह ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ये स्लाइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, देखिएगा कैसे। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? ठीक है,
अब विश्व कप की बात आई है, वनडे मैच की बात आई है, विश्व कप वर्ल्ड कप की बात आई है, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप खेला कब था? तो 1975 में पहली बार 8 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीम ने? 8 टीम ने भाग लिया था विश्व कप में। ठीक है, पहली बार आयोजित हुआ 1975 में। ठीक है, भारत कब जीता? 1983 में जीता। कि कौन से कप्तान थे? 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो इसके कप्तान थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव कप्तान थे, याद रखना है। अच्छा, जब भारत जीता था तो हराया किसको था? किसको हराकर विश्व कप जीता? वेस्ट इंडीज को हराया था 1983 में। किसको? 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज को के बीच हुआ था। अच्छा, भारत और कोई विश्व कप जीता है क्या? हाँ, 2011 में भी जीता है भारत ने विश्व कप। अच्छा, किसको हराया था? तो श्रीलंका को हराया था उस बार। किसको हराया था? याद रखना है, भारत ने श्रीलंका को, श्रीलंका इसका उप विजेता था। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को हराकर 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, अब वनडे विश्व कप की बात आई ही गई है तो चलिए T20 की बात कर लेते हैं। ठीक है, T20 में क्या हुआ था? अब T20 विश्व कप भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए बात करते हैं इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में क्या याद रखना है? T20 वर्ल्ड कप में याद रखना है कि जो T20 वर्ल्ड कप है ये स्टार्ट कब हुआ? पहला पॉइंट, ये स्टार्ट हुआ था 2007 से। कब? 2007 में स्टार्ट हुआ। पहली बार कौन जीता था? तो 2007 में पहली बार भारत ही इसका विजेता था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराकर जीता था। पाक मतलब पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, और अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज़्यादा बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो याद रखना है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ का नाम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता था? तो T20 वर्ल्ड कप जीता था सबसे ज़्यादा बार वेस्ट इंडीज़ ने। किसने? वेस्ट इंडीज़ ने। ठीक है दोस्तों, तो सारे पॉइंट डिस्कस हमने कर लिया है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट पाने के लिए। ठीक है दोस्तों।